अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम 8 चैप्टर को सम अप करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज पे आप बात करेंगे, बट जो मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज करवाई थी वो क्योंकि इम्पोर्टेंट थी और उसका कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन था वो भी कुछ रह गया था, और 8.6 जो है वो 5 और 6 दोनों को मिला के मैंने इसमें से क्वेश्चन डालें ताकि आपके 5 के जो ट्रिग्नोमेट्री के भी सारा पोर्शन है वो भी क्लियर हो जाए। तो जो 6 है उसमें 3D जो मॉडल्स हैं, एक्स वाई जी कंपोनेंट्स, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स, उन तीनों पे बातचीत है और उसके रेलिवेंट कुछ MCQs हैं, और इसी तरह पे शार्ट और लॉन्ग में 8.5 और 6 दोनों का पोर्शन शामिल है। अगर आपको इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपने MCQs को खुद से साथ साथ रीड आउट करना है और रिपीट करना है कि व्हाट वुड बी द राइट आंसर। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई जी, ठीक है, एक्स वाई जी अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हों फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, या सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा, या डी एक्स वाई जेड होगा। अगर दो पॉइंट्स हों और उनका डिस्टेंस निकालना हो तो आप एक फार्मूला यूज़ करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब अगर 3 पॉइंट्स आ गए यानी कि z भी आ गया है तो फिर उसका जो राइट आंसर होगा वो b होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। मासीरा आपने आंसर किया है, फर्स्ट वन इज बी, बिल्कुल राइट आंसर है जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ कि द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इन 3D स्पेस, ठीक है। अगर 3D स्पेस के अंदर है और वो क्या है जी, एक्स वाई प्लेन है इन 3D स्पेस, 3D स्पेस के अंदर अगर प्लेन है तो क्या होगा। दूसरे का राइट ऑप्शन आपने बताया है सी, z इज इक्वल टू 0। मासीरा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है कि अगर वो एक्स वाई प्लेन है और 3D के अंदर है तो इट मीन्स उसका जो तीसरा कंपोनेंट होगा यानी कि जो z कंपोनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा। वेल डन, बहुत अच्छे, शाबाश। अब आते हैं अपने थर्ड कंपोनेंट की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है कि अ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स द सरफेस r इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट्स, r इज इक्वल टू 5 हो तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, स्फीयर को, थर्ड वन का बी, सिलेंडर को, प्लेन को, या कोन को। वेल डन जी, एक स्टूडेंट का आंसर ठीक है, मासीरा आपका बिल्कुल ठीक है जी। नहीं थिंक नहीं, यकीनन ऐसा ही होगा कि r इज इक्वल टू 5 है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में से r 5 गिवन है तो ये सिलेंडर की ही बात हो रही है। द बी इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है जी। सो ये थे हमारे MCQs जो कि ज़्यादा 8.6 के रेलिवेंट है। अब हम आते हैं अपना जो कुछ शार्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के रेफरेंस से, और इसमें हमारे पास हैं tan अल्फ़ा बाई 2। बेसिकली इसमें से तीनों के रेफरेंस से हाफ एंगल जो फार्मूलाज हैं वो आपको पता होने चाहिए या याद होने चाहिए। अब ये जो हाफ एंगल हैं, मैं तीनों का जो है ना वो एक एक फार्मूला लिख रहा हूँ, वो आपने साथ अपने पास लिख लेना है ताकि आपको उनकी जो फॉर्मेशन है वो बनाना आनी चाहिए। सपोज आपके पास अगर है साइन अल्फ़ा बाई 2, वो किसके इक्वल होगा, और इसी तरह फिर हम लिखेंगे कॉज अल्फ़ा बाई 2 और फिर लिखेंगे टेन अल्फ़ा बाई 2। तो इन तीनों को आपने आपस में कंपेयर करना है कि क्या क्या इन तीनों के दरमियान डिफरेंस है, ताकि उस हवाले से आप अपना याद कर सकें, उनको समझ सकें। सो साइन अल्फ़ा बाई 2 जब होगा तो ऊपर हमारे पास आएगा s माइनस बी, एस माइनस सी ओवर बी सी, ठीक है। मैं तीनों एक दफ़ा लिख देता हूँ और फिर मैं इनके दरमियान कंपैरिजन ड्रा करूँगा ताकि आपको आसानी हो याद करने में। जब हम लिखते हैं इसको तो इसमें होगा s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, ये हमारा सेकेंड हो गया। और थर्ड वन है टेन अल्फ़ा बाई 2, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडिंग बाय एस इंटू एस माइनस ए। तो ये हमने तीनों का एक एक जो है वो फार्मूला लिख दी है। जब साइन अल्फा होगा या साइन बीटा होगा या साइन गैमा होगा तो जिस नाम से ये होगा वो दूसरी साइड पे नहीं होगा, उसके जो अपोजिट है, ए से अल्फा बनता है ना, तो बी और सी दूसरी साइड पे होंगे और नीचे उन्हीं का प्रोडक्ट आएगा। जब कॉज अल्फा बाई 2 होगा तो ए से अल्फा बनता है, एस इंटू एस माइनस ए ऊपर आएगा और बाकी जो दोनों रह जाएंगे वो नीचे प्रोडक्ट में आ जाएंगे। और जब tan आएगा तो tan के अंदर तीनों शामिल होंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो साइन और tan की जो ऊपर वैल्यूज हैं वो दोनों सेम होंगी हर फार्मूले के अंदर,
डिवाइडिंग बाय एस इंटू एस माइनस ए, यानी कि इसके अंदर ये जो अल्फा कंपोनेंट होगा ये भी आ जाएगा। अगर आपको ये तीन का एक एक पार्ट याद हो जाए तो आप इनके जो बाकी तीन तीन फार्मूले हैं, यानी कि साइन बीटा बाई टू, साइन गैमा बाई टू, इसी तरह कॉस बीटा बाई टू, कॉस गैमा बाई टू एंड टेन बीटा बाई टू, टेन गैमा बाई टू, वो सारे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैंने इसी के सामने यहाँ पे एक एक इनका पार्ट लिख दिया है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ताकि ये इसके साथ लिखे भी रहें, आपको समझ भी आती रहे कि कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। सो ये आपने प्रूव करना है कि R1 इज इक्वल टू एस टेन अल्फा बाई टू या ए बाई टू। जिस साइड पे आइडेंटिटीज में फार्मूले ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं हम उस साइड को यूटिलाइज करते हैं। सो मीन्स राइट हैंड साइड को हम यूज़ करेंगे और R1 के इक्वल इसको प्रूव करेंगे। अब इनके जो प्रूफ है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर डिज़ाइंस के होंगे। कैसे प्रूव करते हैं? एस अब टेन अल्फा बाई टू है, इसका मैं यहाँ पे फार्मूला सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। अब अल्फा बाई टू लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडिंग बाय एस इंटू एस माइनस ए। आई होप आपको ये फार्मूला यहाँ तक पता चल गया होगा। अब इसमें ज़्यादा जो इस्तेमाल हम करेंगे वो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे या इसकी शेप बनाएंगे, वो है डेल्टा, यानी कि हीरोज फार्मूला जो है। अब अगर इसके अंदर ऊपर s इंटू एस माइनस ए हो तो ये हीरो फार्मूला बन जाता है। मतलब मिसिंग क्या है? मिसिंग हमारे पास है s इंटू एस माइनस ए। तो जो भी चीज़ इसमें मिसिंग होगी उससे आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना ताकि वो फार्मूला कंप्लीट हो। s इंटू एस माइनस ए मिसिंग है, मैं क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय s इंटू एस माइनस ए। शाबाश, वेल डन निमासिरा, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि s इंटू एस माइनस ए मिसिंग है, उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। s डॉट अंडर रूट के अंदर आप s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर नीचे क्या हो जाएगा? एस स्क्वेयर हो जाएगा और एस माइनस ए का स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि नीचे जब मल्टीप्लाई होगा तो एस स्क्वेयर और एस माइनस ए स्क्वेयर हो जाएगा। अब ऊपर जो वैल्यू है वो बन गई है आपके पास पूरी डेल्टा और नीचे एस इंटू एस माइनस ए बन गई है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये स्क्वेयर इसके साथ कैंसिल, ये स्क्वेयर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे सिर्फ एस इंटू एस माइनस ए रह जाएगा। अब ये एस भी इसके साथ कैंसिल हो गया, रिमेनिंग जो हमारे पास वैल्यू है वो है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। और आप जानते हैं डेल्टा ओवर एस माइनस ए जो है वो R1 के इक्वल होता है और वो हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन प्रूफ्स के अंदर हमने क्या करना है जी? हमने जो फार्मूला है वो फार्मूला हमें जो है ना वो उसकी वैल्यू आनी चाहिए। उन तीनों की मैंने एक एक टाइप आपके पास लिख दी है। अब देखें जिस तरह मैं थोड़ा सा बनाता हूँ इसको ना, साइन बीटा बाई टू है। अब मैंने क्या बताया है कि जो जिसका नाम यहाँ पे होगा वो दूसरी साइड पे कहीं नहीं आएगा। साइन बीटा बाई टू मीन दूसरी साइड पे आएगा एस माइनस ए, एस माइनस सी और नीचे उन्हीं का ही प्रोडक्ट आ जाएगा यानी कि ए सी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी रेफरेंस पे आपने एक एक याद कर लेना है और उनसे जो बाकी तीन है वो आपने ड्रा कर लेने हैं। सो ये था हमारा डिटेल, और एक एक अभी लिख लें क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी ये फार्मूले यूज़ होंगे तो आपको वो पता होना चाहिए। सो हमने डिटेल के साथ इसके अंदर फार्मूले भी डिस्कस कर लिए हैं और उसका जो प्रूफ है वो भी डिस्कस किया है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये पुराना सिलेबस था यानी कि जब ये फर्स्ट ईयर के अंदर ये सिलेबस मौजूद था तो ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। अब है दिखने में बड़ा आसान सा लगता है, सीधा साधा क्वेश्चन लगता है, बट इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं क्योंकि कैलकुलेशन इसकी लेंथी हैं। तो इस वजह से आपने इनको, मैंने इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया है। क्वेश्चन है R1 R2 R3 माइनस R इज इक्वल टू 4R। अब जिस साइड पे फार्मूले ज़्यादा यूटिलाइज होंगे उसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा जी? यहाँ पे आएगा डेल्टा ओवर एस माइनस ए, डेल्टा ओवर एस माइनस बी, डेल्टा ओवर एस माइनस सी और यहाँ पे डेल्टा ओवर एस, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। अब हर स्टेप पे एक चीज़ कि जो चीज़ कोई कॉमन आ रही है, कोई सिंप्लीफाई हो रहा है, वो काम आपने करना है। सो डेल्टा जो है वो कॉमन आ रहा है, 1 ओवर एस माइनस ए, 1 ओवर एस माइनस बी, 1 ओवर एस माइनस सी और 1 ओवर एस, ये चार टर्म्स रह गई हैं।
अब दूसरा जो इसको हल करने का तरीका बचता है ना, वो ये है कि इनका एलसीएम ले लिया जाए। अब एलसीएम के अंदर आप जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि इन सारों का इकट्ठा एलसीएम ले लेंगे। अब जब आप इकट्ठा एलसीएम लेते हैं तो वो ऊपर वाली जो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स होती हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो जब भी टर्म्स 3 से ज़्यादा आ जाएं, ये जनरली भी मेमोराइज कर लें, समझ लें, जब टर्म्स 3 से ज़्यादा बन जाएं तो आप कोशिश करें कि आप 2-2 करके अलग अलग उनको सॉल्व करें, ठीक है। यानी कि पहली जो 2 टर्म्स हैं उनका अलग से एलसीएम ले लें, जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं उनका अलग से एलसीएम ले लें। उससे आपका जो एलसीएम होगा वो आसान भी आएगा, कैलकुलेशन छोटी होगी और सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा आसान होगी। लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं जी, पहली जो 2 टर्म्स हैं उसमें आ रहा है s माइनस ए और s माइनस बी, और जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं उसमें आ रहा है s इंटू एस माइनस सी। ये एलसीएम आ रहा है हमारे पास। इधर क्या होगा, s माइनस ए से s माइनस ए कैंसल, यहाँ पे s माइनस बी रहेगा और यहाँ पे s माइनस ए रहेगा, और दूसरे में क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे पास s रहेगा और माइनस s माइनस सी होगा। अब अगर आप गौर करेंगे तो इस स्टेप में काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो सिंप्लीफाई होके वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी छोटी हो जाएंगी। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। सो डेल्टा यहाँ पे क्या बन रही है, s और s मिलके 2s बन रहा है। सो 2s माइनस ए माइनस बी ओवर s माइनस ए s माइनस बी प्लस s माइनस s प्लस c ओवर s इंटू एस माइनस सी। अब एक तो ये देखें जी, s और s आपस में कैंसल आउट हो गया। अब दूसरा, अगर आप इसी तरह इसको कैरी करते जाएंगे तो ये साथ साथ ऐड अप होता जाएगा। अगर आपको प्रीवियस पेपर याद हो तो हमने 2s की एक वैल्यू हमने लिखी थी, एमसीक्यूज में मैंने पूछा था कि 2s जो है वो किसके इक्वल होता है, तो 2s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी के। अगर आप उसकी जगह पे a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे तो ये भी जो टर्म होगी ये भी काफ़ी आपकी छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये a और b डायरेक्टली इसके साथ कैंसल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे रहेगा c ओवर s माइनस सी। सो डेल्टा, और दोनों में से अब क्या कॉमन आ रहा है, c कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी c मौजूद है, यहाँ पे भी c मौजूद है। सो इधर रहेगा 1 ओवर s माइनस ए s माइनस बी, और यहाँ पे ये चीज़ रह जाएगी। तो यहाँ तक देखें, अब ये हर स्टेप में हमने उनको सिंप्लीफाई किया है तो क्वेश्चन हमारा काफ़ी जो है वो छोटा हो गया। सो डेल्टा सी, अब 2 टर्म्स रह गई हैं। अब इनका आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं तरतीब के साथ, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और s भी आ गया। इधर क्या आएगा, इधर आएगा s इंटू एस माइनस सी, और इधर आएगा s माइनस ए और s माइनस बी। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि ये हमने क्या किया है, हमने यहाँ तक एलसीएम लिया है, और अब हम अगले स्टेप में इनको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। डेल्टा सी, ये क्या बनेगा, एस स्क्वायर माइनस एस सी, और इसके नीचे जो टर्म है ना, इस पूरे को मैं डेल्टा स्क्वायर लिख रहा हूँ। कल हमने इस पर बात की थी, मैंने आपको बताया था कि अगर अंडर रूट लगा हो तो वो डेल्टा के इक्वल होता है, और अगर अंडर रूट को हम स्क्वायर कर दें तो वो क्या बन जाता है, वो डेल्टा स्क्वायर बन जाता है। और ऊपर जो है वो जो दूसरी हमारी टर्म है वो बन रही है एस स्क्वायर माइनस एस बी माइनस एस ए और प्लस ए बी बन जाएगा, ठीक है। सो डेल्टा सी, और यहाँ पे 2s स्क्वायर हो जाएगा, s स्क्वायर और s स्क्वायर आपस में ऐड अप हो रहे हैं, ये 2s स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी जो सिंगल सिंगल हैं माइनस एस ए माइनस एस बी माइनस एस सी और प्लस ए बी, नीचे जो है ना वो डेल्टा स्क्वायर हम रहने देते हैं। ये एक डेल्टा की वैल्यू इस डेल्टा से कैंसिल आउट हो गई, बाहर एक c है और 2s स्क्वायर है, माइनस, अब देखिए इनमें से s कॉमन आ गया। यहां तक अगर किसी को नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। हमने क्या किया जी, ये 2s स्क्वायर था, 2s स्क्वायर रहने दिया, माइनस इन 3 में से s कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रहेगा, a प्लस बी प्लस सी रह जाएगा, और माइनस भी चूंकि कॉमन आ रहा है तो अंदर वाली जो वैल्यूज होंगी उनके साइन बदल जाएंगे, और प्लस ए बी जो है वो एज इट इज आ गया। सो सी 2s स्क्वायर माइनस एस इंटू 2s मैंने कर दिया जी। ये 2s क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ पे 2s था तो उसकी जगह पे ये लिखा हुआ था। अब इस जगह पे a प्लस बी प्लस सी है, उसकी जगह पे 2s कर दिए।
क्योंकि हमने जो है ना वो अपनी जो दूसरी साइड है 4r, इसको हमने प्रूव करना है, इसको किसी ना किसी फॉर्म में लेके आना है। सो 2s स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर प्लस ab ओवर डेल्टा, ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, पीछे जो है ना वो वैल्यू है ए बी सी ओवर डेल्टा। अब ए बी सी ओवर डेल्टा है, आपने क्या प्रूव करना है कि आंसर आना चाहिए 4r होना चाहिए। अब r का फार्मूला क्या होता है, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, यानी कि 4 मिसिंग है। तो इन ये जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं इनके अंदर जो भी चीज़ मिसिंग होती है फार्मूला बनाने के लिए, वो हम क्या करेंगे, वो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे अब 4 मिसिंग है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 कर रहा हूँ। मैं उस स्टेटमेंट को नहीं लिख रहा हूँ, आपने खुद से लिखनी है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4। अब ये जो ए बी सी ओवर 4 डेल्टा है, ये मिलके बड़ा आर बन जाएगा और साथ में जो 4 है वो एज इट इज मल्टीपल हो जाएगा। ये 4r है और यही हमारी क्या थी, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इसको क्या, इसमें इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि जब आपके पास टर्म्स जो हैं वो 3 से ज़्यादा हों चलें, तो आपने 2-2 करके उनको सॉल्व करना है। अगर आप 2-2 करके सॉल्व करेंगे, उनका एलसीएम आपके लिए आसान होगा, कैलकुलेशन छोटी होंगी और सिंप्लीफिकेशन जो है ना वो हर स्टेप पे होती जाएंगी, तो आपका क्वेश्चन एंड तक पहुंचते पहुंचते बहुत शार्ट हो जाएगा। अब लेट्स से आप ये राइट हैंड साइड इक्वल, बिल्कुल जी ऐसा ही है। अब अगर आप पूरा ये यहाँ पे एलसीएम ले लेते, तो ये ऊपर वाली जो टर्म्स होती हैं इधर 2 और आ जाती हैं, इधर भी 2 और हो जाती है, तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत लेंथी हो जाती है। तो इस वजह से आपने ये काम करना है कि 2-2 टर्म्स को एलसीएम लेना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब शो दैट r इज इक्वल टू, अब इसमें 2 चीज़ें हैं, फार्मूले दोबारा से यूटिलाइज होंगे। एक जो है वो इसका, अब r को आपने शो करना है वो इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है। मीन्स एक के अंदर tan के फार्मूले यूज करके आपने r की इक्वल लाना है। अब ये समझ लें कि ये 2 क्वेश्चन है एक जगह पे दिया हुआ है, ठीक है। 8 मार्क्स कैसे बनता है, r की इक्वल इसको प्रूव करेंगे 4 मार्क्स का ये हो जाएगा, r की इक्वल इसको भी प्रूव करेंगे 4 मार्क्स का ये हो जाएगा। हल कैसे करेंगे, ये 1, 2 और 3, पहले 1 और 2 को सॉल्व कर लें, फिर 1 और 3 को सॉल्व कर लें और दोनों को आपने r की इक्वल लाना है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी इसमें, अब हम एक प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे 4r साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड आपने पहले सॉल्व करनी है। क्यों सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड, क्योंकि उसमें फार्मूले ज़्यादा इंप्लीमेंट हो रहे हैं। अब साइन और सारे जो भी फार्मूले हैं वो आपने लगाने हैं। 4 r की जगह पे ए बी सी ओवर 4 डेल्टा साइन अल्फा बाई 2 किसकी इक्वल होता है जी, s माइनस बी, s माइनस सी डिवाइडिंग बाय बी सी। अब यहाँ पे साइन के तीनों फार्मूले यूज हो रहे हैं, तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि वो फार्मूले की जो फॉर्मेशन है वो कैसे बनेगी। यहाँ पे क्या आएगा, s माइनस ए और s माइनस सी डिवाइडिंग बाय उन्हीं का प्रोडक्ट आ जाएगा। इधर क्या आएगा जी, s माइनस ए s माइनस बी डिवाइडिंग बाय ए बी आ जाएगा। ये सारे हमने फार्मूले लिख लिए, ठीक है। हमने प्रूव क्या करना है, हमने r की इक्वल प्रूव करना है। मींस डेल्टा ओवर s हमारा इनकी सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आना चाहिए। हर स्टेप में जो जो चीज़ें कट रही हैं वो आपने काट देनी है। ए बी सी ओवर डेल्टा बाहर रह गया और इस जगह पे ये जो सारी वैल्यूज़ हैं मैं इनको एक ही अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। s माइनस बी 2 हैं, मिलके हो जाएंगे s माइनस बी स्क्वेयर, s माइनस ए भी 2 हैं और s माइनस सी भी 2 हैं, और नीचे क्या आएगा, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर आ जाएगा। अब देखें, अब एक तो ये अंडर रूट के साथ चलें कैंसल आउट कर देते हैं जो भी स्क्वेयरिंग है, और इसी तरह ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ये भी अंडर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। जो आपके पास बच रही हैं वैल्यूज़ वो है ए बी सी ओवर डेल्टा, और इधर है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी डिवाइडिंग बाय ए बी सी। ये ए बी सी इससे कट गया। अब इसके अंदर क्या चीज़ मिसिंग है, अगर वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमारे पास कोई फार्मूला बन जाए जी। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इस तरह की कर चुके हैं ताकि हम कोई फार्मूला बना सकें। अब आपने खुद से बताना है कि इसमें क्या चीज़ मिसिंग है
जिससे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वो कोई आपके पास फार्मूला बन जाए। तो अगर इधर s हो तो उससे हमारा जो है ना ये फार्मूला बन जाता है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय s। सो s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी डिवाइडिंग बाय s एंड डेल्टा। यस, वेरी गुड जी मासीरा, आपका बिल्कुल ठीक है। सो अब ये जो ऊपर पूरी वैल्यू है ये किसका फार्मूला है? ये डेल्टा स्क्वायर का फार्मूला है, क्योंकि डेल्टा किसके इक्वल होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। और अंडर रूट के बगैर अगर होगा तो वो फिर क्या बन जाएगा? वो डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा। अब ये एक डेल्टा जो है वो एक डेल्टा से कैंसर, रिमेनिंग वैल्यू इज डेल्टा ओवर एस। अब ये जो डेल्टा ओवर एस है ये किसके इक्वल होता है? आर के इक्वल होता है, और ये हमारी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गए। अब ये हमने किसको सॉल्व किया था? हमने 1 और 2 को सॉल्व किया है, और 1 और 2 को सॉल्व करके हमने इनको एक दूसरे के इक्वल प्रूव किया है। अब इसी तरीके से आपने 1 और जो 3 है इसको आपने सेलेक्ट करना है, और इनको सेलेक्ट करके आपने उसको भी आर के इक्वल प्रूव करना है। यानी कि अब आप क्या यूज़ करेंगे? tan के फार्मूले यूज़ करेंगे और उसको आप प्रूव करेंगे जी। सो एक आपने पार्ट खुद से करना है ताकि आपको tan के भी जो फार्मूले हैं वो याद भी हो जाएं, सिंप्लीफिकेशन करना भी आ जाए और आप उनको हल भी कर सकें। सो ये था हमारा डिटेल में सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, अब आते हैं अपना नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो दैट इज अबाउट 8.6 का एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि अ रूम है। अब उसमें 3D मॉडल्स पे बात हो रही है, ठीक है। मैं ये ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लीव करूँगा, क्योंकि आपने इसमें जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिस्टेंस, तो ये हाइट ऑफ द रूम, तो ये ऑलमोस्ट सारी वो चीज़ें, हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन वाले, वो जो tan और अल्फा आप यूज़ करते थे। अ रूम हैज़ अ फ्लोर दैट इज़ 9 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड। एक फ्लोर है रूम का, उसकी जो 9 मीटर लॉन्ग है और 6 मीटर वाइड है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर टू द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द रूम इज 49। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर टू ऑफ द फ्लोर टू द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द फ्लोर, ठीक है। दूसरा है हाइट, तीसरा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम कॉर्नर टू द अपोजिट कॉर्नर, और फोर्थ वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस क्वेश्चन के अंदर जो बेसिकली बात हो रही है ना वो 3D मॉडल की बात हो रही है। यानी कि एक मैं उसको ट्राई करता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको समझा सकूँ उस क्वेश्चन की कुछ बनावट, कि आप उसकी जो डायग्राम है उसको कैसे जो है ना वो ड्रा कर सकते हैं एक 3D मॉडल के तहत। तो वो कुछ इस तरह की जो डायग्राम्स कुछ बनेगी। यानी कि जो 3D मॉडल है वो बेसिकली तो एक इमेजिनरी आप मॉडल उसको कह सकते हैं, बट अगर हम उसको ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह का मॉडल जो है ना वो बनता है, ठीक है। 3D मॉडल के अंदर है, आपने उसको जो है ना वो कुछ 3D मॉडल की मूवीज़ भी आप देखते हैं, तो उनके रेफरेंस से आप कुछ इस तरह की उसकी डायग्राम बनाएंगे। अब इसमें लेंथ जो है वो 9 है, जो उसकी विड्थ है वो 6 है, और आपने क्या करना है जी, एक तो उसकी ये वाली जो वैल्यू है एंगल ऑफ एलिवेशन वो निकालनी है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है, और एक आपने डायगोनल की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम पहला पॉइंट निकालें, डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ फ्लोर टू द अपोजिट कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? लेट्स से ये 6 है, यानी कि ये हमें डायगोनल निकालना है, ये वाली जो वैल्यू है। तो आप जानते हैं कि राइट ट्राइंगल से पैथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो वो आपके पास जो ए पार्ट होगा वो सॉल्व हो जाएगा। अगर इसको मैं c से डिनोट करूं तो c इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सो c इज इक्वल टू 81 प्लस 36, और सॉरी हमने सिर्फ c लगाया हुआ है, तो ये तकरीबन बनेगा। कैलकुलेटर से इसको फाइंड आउट करते हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 81 प्लस 36 that is equal to 117 under root 117, the answer is 10.81। so 10.81 हमारे पास डायगोनल की वैल्यू है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या फाइंड आउट करनी है जी, हाइट ऑफ द रूम फाइंड आउट करनी है। अब आपके पास एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो गिवन है कि वो 49 डिग्री है,
तो 1049 आप अप्लाई करेंगे और 1049 से आप उसकी हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। और फिर थर्ड में एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन आपने खुद से फाइंड आउट करना है, क्योंकि इस पे हमने बड़ी डिटेल से दो पूरी जो एक्सरसाइज हैं उसमें काफ़ी सारा एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को हमने फाइंड आउट किया। तो इसका जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपने खुद से सॉल्व करना है, ताकि आपकी एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन की भी रिपीटिशन हो जाए और आपको 10 की जो वैल्यूज़ हैं एंगल की वैल्यूज़, मासीरा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है ये वाला। इसी तरह ही आप इसके जो नेक्स्ट पोर्शन है उसको भी सॉल्व करेंगे। लेट्स से मैं कुछ ओरल थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। अब जिस तरह बी पार्ट है, बी पार्ट में हमने करना है जी हाइट ऑफ द रूम। हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप 10 का फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1049 इज इक्वल टू हाइट डिवाइडिंग बाय ये जो आपको 10.81 बेस की जो वैल्यूज़ है फ्लोर की वो गिवन है, आप उससे हाइट की वैल्यू निकाल लेंगे। और इसी तरह एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, इस पे हमने काफ़ी सारे पेपर सॉल्व किए हैं, तो वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने दोनों पोर्शन को सॉल्व किया है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो पोर्शन था 8.5 के रेफरेंस से हमने उसको सॉल्व किया है, और दूसरा हमने 8.6 थी उसके रेफरेंस से, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन और जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन थे उसके एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन पे बात की है। तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने इसमें आप सॉल्व करना है तो आप इसका एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक ये वाला और एक इससे नेक्स्ट यानी कि 8 क्वेश्चन, ये दो आपने 8.6 के सॉल्व कर लेने हैं, तो आपकी जो 8.6 है वो 100% कवर हो जाएगी। ये सारे जो 6 पेपर थे अगर आप इनको कवर करेंगे तो आपका ये जो चैप्टर होगा ये 100% क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आप प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपको फर्दर कोई इशू आता है तो आप यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।